एक दो कमेंट भी आए कि 2025 के लिए भी है क्या ये सेशन। तो एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जो 2025 में अटेम्प्ट दे रहे हैं, जिनके पास एक साल है पूरा प्रिपरेशन करने के लिए, तो वो अब से लेकर कैसे बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकते हैं अपना पूरा एक साल, और स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोग्रेस कर सके। आई थिंक इसमें मैं ग्रेडेड अप्रोच बताऊंगा। थ्री pronged स्ट्रेटेजी है, आई थिंक अगर फॉलो करेंगे तो दैट वुड बी गुड। फर्स्ट लेवल पे तो आपका हर का एक बेसिक मटेरियल होगा जहां से आप फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल जो बेसिक दूसरा पॉलिटी का लक्ष्मीकांत बोलते हैं, हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम बोलते हैं, राइट, इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी बोलते हैं। तो ऐसे हर सब्जेक्ट का आपका एक बेसिक मटेरियल होगा जहां पे आप रिलाई करेंगे, जहां से कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी आपको, राइट। वो अगर आप एक बार कर लें किसी भी सोर्स से, आपके लिए वो सोर्स कोई एक्स हो सकता है, किसी दूसरे के लिए वाई हो सकता है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं होगा, वो टॉपर्स ने बता रखा है। तो वो अगर आप बेसिक कर लेंगे तो आपका फर्स्ट लेवल प्रिपरेशन हो जाएगा, जहां पे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फॉर एग्जाम्पल आपने पॉलिटी खत्म कर लिया लक्ष्मीकांत से, उसके बाद में किसी भी कोचिंग का सेक्शनल टेस्ट उठा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल विजन का सेक्शनल टेस्ट उठा लिया आपने, पॉलिटी का दो पेपर उठा लिए, 200 क्वेश्चन आपने लगाए। तो उसमें क्या होगा, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको नए मिलेंगे, कुछ होंगे जो आपके ऑलरेडी किए हुए टॉपिक्स में एडिशनल नॉलेज होगा। तो एडिशनल जो नॉलेज होगा वो आपने उसी बेसिक नोट्स में ऐड कर ली, कोई एडिशनल टॉपिक होगा उसी पेपर में आप अंडरलाइन करेंगे सॉल्यूशन में। तो क्या हो जाएगा, आपका बेसिक नोट्स के बाद में आपने 200 के अराउंड क्वेश्चन कर लिए, तो आपका फिर वो सेकंड लेवल ऑफ प्रिपरेशन होगी, कुछ और एडिशन हो गया आपका उसमें, ठीक है। जब ये दोनों कर लेंगे उसके बाद थर्ड स्टेज आती है पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू आप क्योंकि अगले साल के लिए करें तो पहले आप 10 साल की करिए, उस पर अगेन जब 10 साल करेंगे तो कुछ टॉपिक्स आएंगे जो आपके लिए एकदम नए होंगे, उनको पढ़िए, है ना। उसके बाद में उनको पढ़ने के बाद में आपका और नॉलेज एनरिचमेंट होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका मोटा मोटा जो नॉलेज बेस है ना वो कवर हो जाएगा। और उसके बाद में फिर आपका पीवाईक्यूज में क्या, आप जब अगर पैटर्न एनालिसिस करेंगे तो ऑप्शंस में कहाँ पे यूपीएससी मिस्टेक करवाता है, कहाँ पे वो एक तरीके से ट्रिक करता है ना ऑप्शंस को, तो वो फिर पीवाई को ये फायदा होगा। तो बेसिकली फर्स्ट लेवल पे आप बेसिक बुक्स एंड नोट्स, सेकंड लेवल पे आपको टेस्ट पेपर सेक्शन वाइज, एंड थर्ड लेवल पे पीवाई क्यूज। अगर ये तीन तरीके से आप करें इस सब्जेक्ट को तो उसके बाद में मेरे ख्याल से होलिस्टिक आपका जो है प्रेपरेशन हो जाएगा। ठीक है संजय जी। तनुज जी। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं 2026 में एग्जाम दूंगा। अच्छा। और सर मैंने मेरा जो जीएस है वो कंप्लीट कर लिया है सर। ऑप्शनल सर बाकी है। तो सर क्या मुझे कोई किसी मेंस के लिए किसी स्पेशलिस्ट ज्वाइन करनी चाहिए या खुद ही अभी प्रिपेयर करना चाहिए? देखिए, अगर आपका, आप बोल रहे हैं कि जीएस का आपका सिलेबस कवर हो गया है, तो आपका क्योंकि आपको 2026 में दिया ना, तो आप ऑप्शनल का भी कर लीजिए साथ में कोर्स, राइट। जी सर। और जी क्योंकि सर। आपका मेंस का आपका कवर हो चुका है, तो आपके पास फिर प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसका रिवीजन होना चाहिए चीजों का ना। तो रिवीजन करिए, उसके बाद में अगर आपको लिखना है खुद से, अगर आपको लिखना है और अगर आपको पीयर्स में दिखाना है, तो आप पीवाईक्यू उठा लीजिए, बेस्ट सोर्स है। सोल्ड पीवाईक्यू के लिए आइए, उसमें आप क्वेश्चन देखिए, लिखिए, उसके बाद में देखिए किस तरीके से वो एक आइडियल आंसर है, ठीक है। इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। आजकल बहुत सारे इनिशिएटिव आते हैं जो कि आप अगर क्वेश्चन लिख के भेजेंगे उनको तो वो आपको इवेलुएट करके देंगे, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट आई थिंक क्योंकि आपको 2026 में देना है अभी, तो आप अभी अपने उस कोर सब्जेक्ट पे फोकस करिए, तो ऑप्शनल पे काम करिए, और दूसरा जीएस में जो आपने पढ़ा है उसमें और एनरिच कीजिए उसको, बेस्ड ऑन अपना पैटर्न जो यूपीएससी का सिलेबस है उसको, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस के अकॉर्डिंग हम करेंगे तो कुछ कुछ माइन्यूट माइक्रो टॉपिक्स हो जाते हैं जो छूट जाते हैं, है ना। तो वो आप कर लीजिए एक बार, जब आपको लगे कि वो हो गया तो फिर उसके बाद में आप राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, है ना, पीवाईक्यू के साथ में। और उसी को लिख के भेजिए किसी, फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट आईएएस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको महीने का शायद 200 या 150 रुपये देता है, दिन के दो क्वेश्चन आप लिख के भेज सकते हैं, है ना। तो अगर आपको लगता है कि आपका प्रिपरेशन हो चुका है तो आप लिख के उसको भेज दीजिए, वो आपको इवेलुएट करके दे देंगे, है ना। इस तरीके से हो जाएगा। और सर जैसे कि एथिक्स है, इसमें वैल्यू एड कैसे करें सर? वो मेरा आंसर हम लिखता हूँ, नॉर्मल सा आंसर लगता है सर। जो टॉपर से कॉपी करता हूँ तो ऐसा लगता है कुछ आता ही नहीं मुझे तो। नहीं नहीं, एक्चुअल में क्या है कि वैल्यू एडिशन मतलब एग्जाम्पल्स, राइट। एग्जाम्पल्स कहाँ से लेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक तो कोचिंग बहुत सारी आपको फ्रीली मिल जाएगा, राइट। फ्रीली आपको मटेरियल मिल जाएगा जहां से आप वैल्यू एडिट, फॉर एग्जाम्पल शून्य आईएएस का एक एथिक्स का मॉड्यूल आता है, ठीक है। वो बुकलेट पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कीजिए, उसमें अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो आप नोट डाउन कर लीजिए, या फिर क्या करिए, आप चार पांच टॉपर्स की कॉपी डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन है, उन्होंने दो एग्जाम्पल चिपका रखे, वो एग्जाम्पल नोट डाउन कर लीजिए नोट्स में। ऐसे अगर आप चार पांच टॉपर्स की कॉपी अगर आप पढ़ेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे एग्जांपल्स नोट डाउन हो जाएंगे जो आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं।
तो एथिक्स का तो बेस्ट ये है कि आपने एक बेसिक कंटेंट प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद में आप टॉपर्स का कॉपी उठाइए, उसमें जो भी आपको वैल्यू एडिशन मिलता है उनका वो अपना नोट डाउन कर लीजिए। तो और वैसे सर आपको वैल्यू एडिशन मिलेगा। पॉलिटी के लिए सर वैल्यूडेशन। क्वालिटी के लिए भी इनफैक्ट टॉपर्स की जो कॉपीज है ना, वो तो वन ऑफ द बेस्ट सोर्स होता है, आपको ज्यादा इधर उधर नहीं भागना पड़ता। आप 4-5 टॉपर्स की कॉपी डाउनलोड करिए, एक एक क्वेश्चन पहले खुद लिख के देखिए, फिर टॉपर का आंसर देखिए, कुछ वैल्यू एडिशन जैसे केस लॉज या कोई कमिटीज लिखा है तो वो आपका वहां पे लिख लीजिए, अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। तो आई थिंक टॉपर्स का सोर्स काफी है। सर एक ऑप्शन से रिलेटेड और क्वेरी, मैं सर क्या हिंदी ऑप्शन मीडियम से आपका? हूँ सर। सर कंफ्यूज हूँ कि हिंदी साहित्य लूँ या ज्योग्राफी, दोनों ही अच्छे लगते हैं और दोनों ही ठीक हैं। देखिए ऑप्शनल के बारे में तो अब मैं आपको, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट के बारे में मेरे को आइडिया नहीं है, तो ऑप्शनल के बारे में तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, बट आई वुड से कि आपका जो भी ऑप्शन लेने का मन है उसका सिलेबस देखिए। जैसे इंटरेस्ट आपका, तो आप दोनों का सिलेबस पढ़िए, कौन सा सिलेबस जो चीजें आपको पढ़नी होगी उसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। फिर एक दो टॉपर्स के वीडियोस देखिए जो बताएंगे कि आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है मार्क्स अच्छे लाने के लिए, ठीक है। उसके बाद में जब ये देखने के बाद फिर आपको लगे कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उसमें आपका जो है इंटरेस्ट है, प्लस वहां पे स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज भी हैं, तो फिर आप वो चूज कर लीजिए, है ना। तो दो तीन चीजें ये ध्यान में रखिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ओके, विशाल व्यास। हेलो। हेलो विशाल। हाँ सर, मेरे को पूछना था सर, मैंने पीटी 365 कर ली है सर, साइंस एंड टेक की, बट फिर भी सर मेरे एक या दो क्वेश्चन ज्यादा सही नहीं हो रहे हैं। मैंने पिछले साल की भी साइंस एंड टेक की कर ली, बट पीटी उसके हो नहीं रहे हैं साइंस के। देखिए साइंस एंड टेक का अगर आप प्रीलिम्स में देखेंगे ना, तो प्रीलिम्स में आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं और क्या आंसर दे रहे हैं यूपीएससी ना। फॉर एग्जांपल नॉर्मली जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज के बारे में अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि पीवाईक्यूज में किस तरीके से आंसर्स दिए हैं। लाइक अगर आपको प्रोबेबिलिटी बता रखी है ये चीज ये भी कर सकती है, ये चीज का ये भी कर सकता है, तो वहां पे आपको उसको सही मान के चलना होगा। फॉर एग्जाम्पल साइंस वाले में नॉर्मली ऐसी ऐसी चीजें पूछते हैं जो हमको नहीं पता होती है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा एक लिमिटेड वर्ल्ड व्यू है और वो बहुत डीप में जाके पूछते हैं। बट एक लॉजिकल रीजनिंग वहां पे ये लगानी पड़ती है कि क्या इसका ये एप्लीकेशन हो सकता है। अगर जहां पे आपको प्रोबेबिलिटी बता रखा है कि ऐसा हो सकता है, तो उसमें आपको सही मान के चलना होता है ना। आई वुड ट्राई कि एक सेशन में लूँ जहां पे मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको थोड़ा बहुत बताऊं, तो आई थिंक उसमें आप बेटर समझ पाएंगे। बाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अनटिल अनलेस अगर आप श्योर नहीं है कि ये गलत ऑप्शन है, हम सही मान के चलते है सर ना। मेरे तो देखिए अंतरिक्ष का, जैसे अपने स्पेस का आता है कि ये सेफिड का मतलब ये होगा, ये सर वो पढ़े हुआ ही मैंने पिछले साल की देखी, उसमें भी नहीं आया हुआ है पीटी में, और कहीं भी नहीं पढ़ा हुआ है। फिर मतलब फिर उनको छोड़ना चाहिए या फिर अटेम्प्ट करना चाहिए फिर गेस वर्क? देखिए अपना प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना जा रहा है, 75-80 मार्क्स जा रहा है, राइट। यस सर। 200 में से इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमको 100 में से 80 क्वेश्चन सही नहीं करने हैं। यस यस। हमको 100 में से नेट तो 40 या 45 क्वेश्चन नेट सही करनी है, राइट। इसका यस सर। मतलब आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है ना। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिए। तो इसीलिए अगर कोई क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस काफी हैं। अगर आप उनको सही से करेंगे तो आपका चीजें आपके फेवर में जाएंगी, राइट। तो जो भी वन वर्ड टाइप आते हैं कि फॉर एग्जांपल माइक्रो डीएनए सेटेलाइट क्या है, या दिस वर्बचिया मेथड क्या है, ये सब है ना, मेरे को भी नहीं आते थे लास्ट ईयर, मैंने भी इनको स्किप किया, बट उसके बाद ही मेरा प्रीलिम्स सीएससी का भी क्लियर हुआ और फॉरेस्ट वाला भी क्लियर हुआ। समझ रहे हो आप। ऐसा नहीं है कि ये सब करेंगे नहीं तो हमारा क्लियर नहीं होगा, क्योंकि हमको ज्यादा मार्क्स नहीं चाहिए। पहले की बात और थी कि वहां पे आपको 120 नंबर चाहिए होते थे तो आपको सोचना पड़ता था, बट अब बात अलग है। तो इसीलिए तो ऐसे क्वेश्चन है जो एकदम आउट ऑफ बॉक्स है, जो नहीं सुना तो उसके बारे में टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। और सर कितने क्वेश्चन करने चाहिए? जैसे मॉक कोर के अंदर सर 60 तक कर रहे हैं, तो फिर सर मेरे 70-80 मार्क्स आ रहे हैं, तो इसको और इंक्रीज करना चाहिए अटेम्प्ट क्वेश्चन या? देखिए एक्चुअल में क्या है ना कि आजकल का जो पेपर हो रहा है ना, वो थोड़ा सा अपना ऐसे हो रहे क्वेश्चन बहुत ही रैंडम आ रहे हैं ना, तो अगर आप कम अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें गलत हो जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि पढ़े हुए नहीं होते ना। उस चक्कर में क्या होता है कि हमारे मार्क्स ज्यादा आते नहीं है। तो जिस तरीके से पैटर्न आ रहा है उसमें ये लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें क्या सही होने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे। बट अगेन इसमें ये है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वो करेगा। कोई बच्चे 100 क्वेश्चन भी करते हैं, कोई 90 भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 85 क्वेश्चन के राउंड करता हूँ, 80 to 85 के राउंड ना, तो मेरा वही रेंज है ना। अगर आपको मान लीजिए 60 क्वेश्चन करके सही हो रहा है 70 to 75, तो मतलब आप बॉर्डर पे हैं। तो आप उसको थोड़ा और बढ़ा पुश करने की कोशिश कीजिए, 60 की बजाय आप 70 तक जाने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए, है ना, यस राइट। सर। क्योंकि 60 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो उसमें अगर आपके 10-12 क्वेश्चन भी अगर गलत हो गए तो फिर वहां पे फिर इश्यू हो जाता है, राइट। यस सर। तो यस। थोड़ा सा अगर आप उनको बढ़ा देंगे तो आई थिंक यू विल बी गुड। थैंक यू सर। थैंक यू। सिमरन जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मैं सर 2026 के लिए सर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे ओवरऑल स्ट्रेटजी सर जाननी है कि मैं सर कैसे करूँ, बिकॉज सर मैं सितंबर 2023 से सर मैं कंफ्यूज चल रहा हूँ सर मैं। देखिए 2026 के लिए मान लीजिए आपके पास अभी 2 साल है ना,
2 साल के अच्छा। लिए अब अगर मान लीजिए आपको खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई सोर्स एक आप फॉलो कर रहे होंगे ना। तो जैसे मैंने आपको 2025 के लिए स्ट्रेटजी बताई थी कि 3 ग्रेडेड अप्रोच होनी चाहिए आपकी, एक बेसिक नोट्स आपकी होनी चाहिए, उसके बाद में टेस्ट पेपर होनी चाहिए सेक्शनल, और तीसरा पीवाईक्यू होना चाहिए। तो आई थिंक आप वही स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो आपका वो चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट। बस ये कि क्योंकि आपके पास 2026 में दे रहे हैं तो आप साथ में आप मेंस वाला भी प्रिपेयर कर लेंगे इन द मेन टाइम, जैसे एथिक्स हो गया ना, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना है ना, ऑप्शनली प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। बट मेजरली जो आपका प्रिपरेशन वाला है वो इसी तरीके से रहेगा कि पहले कोई भी आप बेसिक मटेरियल फॉलो करिए, उसको अच्छे से करिए, फिर आप सेक्शनल टेस्ट कीजिए, और थर्ड वाला आप जो है पीवाईक्यू करिए, ठीक है। ओके सर। थैंक यू। और जैसे सर मुझे सर ये हो रहा था कि जैसे सर बहुत लोग कह रहे हैं कि जैसे जब आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप पीवाईक्यू एनालिसिस स्टार्ट कर दो, तो क्या सर इसको सर सही मानूं कि क्या मानूं सर? कि बहुत लोग कह रहे हैं कि आप अपना, बहुत लोग कहते हैं, बहुत कोचिंग में फ्री गाइडेंस मैंने ली है कई सारी कोचिंग, तो कई कहते हैं कि आप जब आपका स्टैंडर्ड बुक्स कंप्लीट होता है आप पीवाईक्यू एनालिसिस स्टार्ट करिए, कई कहते हैं जब आपका एनसीईआरटी कंप्लीट होता है आप पीवाईक्यू एनालिसिस स्टार्ट करिए। देखिए, एनसीईआरटी का कोई बुक कंप्लीट होने वाली बात नहीं है। पीवाईक्यू एनालिसिस, क्योंकि पीवाईक्यू एनालिसिस आता है आपका सब्जेक्ट वाइज आते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो उसके पीवाईक्यू देख लीजिए, है ना। तो पूरा सब्जेक्ट खत्म होने का वेट मत कीजिए। कोई अगर आपका टॉपिक कम, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स पॉलिटी में खत्म हो गया तो फंडामेंटल राइट्स के पीवाईक्यू देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, साथ साथ करते रहिए, क्या दिक्कत है ना। ओके सर। तो ओके सर। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ओके, और सर एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स और मेंस में? एनसीईआरटी क्या है कि अपना बेसिक फाउंडेशन ब्लॉक बनाता है। अगर आप एनसीईआरटी से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे तो उसके बाद उन्हीं की एप्लीकेशन से क्वेश्चन आते हैं, राइट, समझ रहे हो आप। तो इसीलिए अगर आप अच्छा। एनसीईआरटी में समझ गए तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट दिया जाते हैं, कुछ क्वेश्चन उनकी एप्लीकेशन से दिया जाता है, ठीक। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। विवेक। हेलो सर। हेलो विवेक। सर जैसे मैं हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहा हूँ, तो सर मैं पहले आरएस की तैयारी कर रहा था, अब मेरे वो कोचिंग का बैच कंप्लीट कर लिया है। तो सर मैं 2025 के लिए अटेम्प्ट लेने जा रहा हूँ। तो सर जैसे मैंने टॉपर्स के भी टॉक्स देखे तो उसमें सुना कि हिंदी मीडियम का प्री क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए उनका फाइनल सिलेक्शन भी कम होता है। तो सर प्रीलिम्स का क्या स्ट्रेटेजी अभी से लेके चले कि प्रीलिम्स पहली बार में ही हो जाए? देखिए, प्रीलिम्स में हिंदी और इंग्लिश का लोड नहीं है ना, क्योंकि प्रीलिम्स में आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ठीक है। अब नॉर्मली आपका बैकग्राउंड क्या, आर्ट्स, सर साइंस बायोलॉजी। साइंस बायोलॉजी है, तो मतलब आपका जैसे अगर सी सेट आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि देखो प्रीलिम्स में जी अभी सी सेट में उतना ही मेहनत करना पड़ेगा और जीएस में उतना ही मेहनत करेगा, राइट। तो सी सेट पे आप करिए अभी से, क्योंकि नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट देना, तो अभी से थोड़ा थोड़ा करिए, क्योंकि बायोलॉजी है तो मैथ वाला पोर्शन थोड़ा आपके लिए हार्ड होगा, राइट। तो उसमें आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग पे काम कीजिए, वो कर लेंगे तो आपका सी सेट का इश्यू नहीं होगा। बाकी जीएस की बात रही तो उसका मैंने जैसे बताया कि आपको 3 प्रोंग स्ट्रेटेजी, सबसे पहले आपको बेसिक बुक्स, जैसे आपने आरएस का कर लिया तो कुछ कुछ वहां से आपका नॉलेज होगा। उसके अलावा कुछ एडिशनली जो सीएससी प्रीलिम्स के लिए चाहिए होता है वो आप अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। वो आपका बेसिक नोट्स हो जाएगा, उसके बाद में आप सेक्शन वाइज टेस्ट लगाएंगे, और उसके बाद आप पीवाईक्यू करेंगे। तो ये तीनों चीज करेंगे तो आपका मोटा मोटी 90% कवर हो जाएगा, और उसके बाद लास्ट में जब पेपर आने वाला होगा तो आप फुल लेंथ टेस्ट लगाइए, तो उससे प्रैक्टिस होगा आपका। सर सेक्शनल टेस्ट कितने लगाने चाहिए पर सब्जेक्ट? सेक्शनल देखिए डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने बेसिक बुक्स वगैरह कर लिए तो आई थिंक 2 से 3 टेस्ट काफी रहेंगे, जिसमें 300 क्वेश्चन के राउंड अगर आपको मिल गए तो इसका मतलब काफी एक बड़ा सा चीजें कवर हो जाएंगी सब्जेक्ट का, मोटा मोटी, है ना। उसके बाद फिर आप जब फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे तो उसमें कुछ और चीजें ऐड होती आएगी तो आप फिर ऐड कर सकते हैं। बट आई थिंक 2 से 3 टेस्ट पर सब्जेक्ट इज मोर देन। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। आकाश। हेलो सर। हेलो। सर आई एम ऑडिबल? हम्म। सर मैं यूपीएससी 25 के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो उसके रिगार्डिंग पूछ सकता हूँ? हाँ बोलिए। सर जैसे कि अभी स्टार्ट किया है प्रिपरेशन, तो सर सफिशिएंट टाइम है ना 25 अटेम्प्ट के लिए? जैसे कि हाँ, आइडियली 25 के तो लिए तो वैसे 15-16 मंथ बोला जाता है। देखिए यूपीएससी का सिलेबस कवर हो जाता है 8 से 10 महीने में, ठीक है। हाँ। अगर आप उस साइंस में अगर बोल रहे नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट देंगे आपके पास, तो पूरा आपके पास 1 साल है, और यस आपने यस अभी स्टार्ट कर दी प्रेपरेशन ना, तो आई यस। थिंक गुड एंड टाइम है जिसमें आप अपना जीएस और जो अपना ऑप्शनल भी कर सकते हैं। यस, गुड टू गो। सर और फुल टाइम सर कर रहे हैं ना जैसे कि प्रिपरेशन, फुल टाइम क्या करते हैं सर? ना, राइट। यस फुल यस टाइम सर, फुल प्रिपरेशन टाइम, कर रहे हैं। फुल टाइम हाँ फुल हाँ टाइम तब आई प्रिपरेशन थिंक सर। प्रैक्टिस है। सर जैसे
प्री मेंस और ऑप्शनल को कितना कितना टाइम देना चाहिए इसमें सेपरेटली? देखिए ये अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल प्री मेंस का तो मोस्टली पहले तो हमको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होते हैं ना, तो उससे प्री मेंस अलग अलग नहीं होता। शुरुआत में जीएस होता है जिसमें आपका हिस्ट्री पॉलिटी जो मेजर सब्जेक्ट रहते हैं, और फिर यस आपका यस ऑप्शन रहता है। तो यस क्योंकि जीएस का पोर्शन ज्यादा रहता है इसलिए उसमें ज्यादा टाइम देना पड़ता है, ऑप्शन एक सब्जेक्ट रहता है उसमें कम टाइम देना पड़ता है उस तरीके से ना, तो आपको ओके अकॉर्डिंगली डिवाइड करना पड़ेगा अपना time, है ना। यस तो फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे कर सकते हैं, अभी जीएस पे कर रहे हैं तो जीएस पे फोकस कीजिए, जब जीएस थोड़ा सा हो जाए तब अपना ऑप्शन का भी स्टार्ट कर दीजिए, तो फिर उस तरीके से आप मैनेज कर सकते यस सर। और प्री के लिए कितना टाइम देना पड़ेगा जो 25 वाला होगा तो उसमें सेपरेट? हैं। देखिए अगर आप सिलेबस अगर कवर कर लेंगे तो उसके बाद में नेक्स्ट ईयर आप फरवरी मार्च से आप प्रॉपर प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो सकते हैं। मतलब जैसे कि आपका फेब से सिलेबस चालू करूंगा तो इनफ है 4 मंथ? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप ऑलरेडी अभी तो पूरा नया नया जीएस पढ़े हुए हैं ना, तो वो चीजें भी याद रहेंगी आपको, फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो प्रैक्टिस के लिए आई थिंक 4 मंथ आर गुड एनफ। सर एवरीवन बोलते हैं कि जैसे प्री के लिए 4-5 मंथ दे दो, मतलब उसमें जस्ट अपने को रिवीजन और मॉक सॉल्विंग ही होता है ना? हाँ जैसे हाँ, कि उसमें रिवीजन आपका होता रहेगा और साथ में नोट्स देते रहोगे, उसमें कुछ आपका वैल्यू एडिशन होता रहेगा और पीवाईक्यू आप करते रहेंगे साथ साथ। yes, yes. मतलब जैसे कि मैं अभी जैसे मेंस के लिए प्रिपेयर करूंगा ये 6 मंथ दिसंबर जनवरी तक, तो उसमें मतलब मेरे फर्स्ट रीडिंग एंड जैसे सिलेबस कंप्लीशन एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी करना पड़ेगा, सही ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, यस यस यस। ओके सर, एक बता सकते हैं आपकी जैसे इस बार 23 वाले यूपीएससी प्रीलिम डिफिकल्ट था, तो जैसे प्रीवियसली जो प्री थे ना उसमें और 23 में क्या डिफरेंस है और अगली स्ट्रेटेजी में क्या चेंज करना चाहिए प्रिपेयर करने के लिए? देखिए अगर आप मेरे से पूछेंगे ना तो फंडामेंटली जो है ना उसमें कुछ ज्यादा चेंज हुआ नहीं है। यूपीएससी ने भले ही ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 करेक्ट वाले दिए हैं, बट जो स्टेटमेंट्स जो यूपीएससी दी है ना वो आपका उसी सेट पैटर्न पे जो पीवाईक्यूज में है जो पहले पूछती है, जिस तरीके से वो स्टेटमेंट्स में गलती करती है वो सेम पहले करती थी उसी तरीके से। बस उन्होंने जो ओके ऑप्शंस उसके बाद में जो देते हैं ना कि 1 2 पहले देते थे 1 ओनली 1 एंड 2 ओनली, अब वो उसको और डिफिकल्ट बना दिए वहां पे कि ओनली 1 सही है या ओनली 2 सही है, ठीक है। तो वो एक यस स्टेप डिफिकल्टी बढ़ा दी है, बट जो पीवाईक्यूज का जो नॉलेज या उसकी जो एनालिसिस वाला जो पार्ट है वो अभी भी यूज हो रहा है, ठीक यस है। यस। मतलब सर जैसे कि बुक लिस्ट या रिसोर्सेज प्लस सर स्ट्रैटेजी सेम ही रखे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं नहीं, वो सेम ही रखना है, उसमें कुछ अलग थोड़ी रखना है, सेम ही रखना है। मतलब एडिशन वगैरह कुछ नहीं करना? नहीं ऐसे एडिशन नहीं करना, बस आप एप्लीकेशन ऑफ माइंड थोड़ा सा आपको और सोचना पड़ेगा उन क्वेश्चंस में, है ना, और थोड़ा इन डेप्थ ओके एनालिसिस करना पड़ेगा, बाकी आपके सोर्सेज वही रहेंगे, बिल्कुल सोर्सेज थोड़ी ना बदलेंगे। सर और एक जैसे कि अभी प्रिपरेशन में स्टार्ट कर रहा हूँ तो सिलेबस कंप्लीशन और उसका रिवीजन साइकिल क्या होगा? जैसे पॉलिटी सब्जेक्ट लिया तो उसको कंप्लीट करने में 20 एक दिन लगता है, तो उसका मतलब रिवीजन कब किया जाए? जैसे सब बोलते हैं कि 4 बार रिवीजन किया, 5 बार रिवीजन किया। देखिए यार वो ऐसे होता है कि आप किस सब्जेक्ट को, कई तो होते हैं कि एक सब्जेक्ट पूरा पढ़ा फिर उसको रख दिया, फिर दूसरा पढ़ा फिर तीसरा पढ़ा फिर चौथा पढ़ा, ऐसे कर रहे हैं ना। यस तो अगर आप उस तरीके से कर रहे हैं तो आप एक बार अपना सिलेबस कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप एक बार पूरा सिलेबस कवर करेंगे ना, तो पहले आपने पॉलिटी किया, उसके बाद में उसके 2 3 सेक्शनल पेपर लगाए, ठीक है, और उसके ओके बाद में आपने थोड़ा पीवाईक्यू करा, तो 20 दिन आपने थ्योरी करा, लास्ट के 7 8 दिन आपने क्वेश्चंस के दिए, तो ऐसे आपने अराउंड 27 28 दिन में अपना पॉलिटी खत्म करके रख दिया, ठीक। उसके बाद यस आप दूसरे सब्जेक्ट में चले जाइए। तो ऐसे अपने 4 5 फंडामेंटल सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी हिस्ट्री, राइट, ये फंडामेंटल सब्जेक्ट है, राइट। उसके बाद में जब ये 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे तो वापस से फिर अब जब इनका चारों का मान लीजिए 4 महीने में होगा तो वापस से रिवीजन पे आ जाइए, तो रिवीजन इनका करते रहिए, और साथ में फिर जो फ्रिंज वाले सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट हो गया, आईआर हो गए, वो सब पढ़ते जाइए। यस यस। और सर इसका नोट्स पेकिंग को कब करना है फिर? नोट्स आप पढ़ेंगे साथ साथ करते जाएंगे, नोट्स तो बनाने पड़ेंगे, रिवीजन कहाँ से करेंगे आप। यस यस। सर मतलब जैसे कि अभी 5-6 मंथ मुझे मतलब अलग से मेंस के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ विथ ऑप्शनल, तो बेसिक एक हाँ हाँ, तो मतलब आइडियली मतलब क्या प्लान रखे कि मतलब कब तक एक फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करना है और कब से सेकंड रीडिंग वगैरह उतना टाइम डेडिकेट करना है? वो आप ऐसे एकदम स्ट्रिक्टली नहीं बता सकते कब से फर्स्ट रीडिंग हो कब से सेकंड रीडिंग होगा। हाँ हाँ। आपका जब बोल रहे हैं कि आप मेंस का प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें प्रीलिम्स का भी साथ में होगा, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में आप फैक्ट्स भी पढ़ेंगे, राइट। बट यस ये यस। है कि जब आप प्रीलिम्स मोड में आएंगे तो फैक्ट्स पे फोकस करेंगे, जब मेंस पॉइंट पे आएंगे तो इंग्लिश वाले पार्ट में फोकस करेंगे, राइट। राइट कंटेंट राइट। आपका वही रहेगा, है ना, तो उस तरीके से चीजें होंगी। बाकी जब आपका एक बार हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपको अपने आप पता लग जाएगी, ठीक है ये मेरा एक बार सिलेक्ट हो गया, मेरे को रिवीजन करना है ना। यस प्रियंका। हेलो सर। हेलो। सर जैसे कि मुझे 2025 में एग्जाम देना है सर, मैंने अपना लगभग सर सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, और मतलब ओके। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो पीवाईक्यू है सर प्री और मेंस दोनों के लिए, अगर हम सिर्फ इनको ही करते हैं सर, बार बार करते हैं सर,
तो क्या ये सही होगा? देखिए पीवाईक्यू जो है ना वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इनफैक्ट अगर हम पीवाईक्यूज को अच्छे से कर लेंगे ना तो क्योंकि उससे एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी हमारी ना, तो क्या है कि पीवाईक्यूज करने से हम समझ जाएंगे, बट फिर कुछ एडिशनल कंटेंट ऐड करना है, राइट? क्योंकि पीवाईक्यू से मान लीजिए कुछ क्वेश्चन आ गए हमारे ऑलरेडी, लेकिन जो नए क्वेश्चन आएंगे उसके लिए क्या होगा कि सेम क्वेश्चन पाएंगे नहीं, थोड़ा बहुत उसका एडिशनल एप्लीकेशन वगैरह आएगा। तो जो हम टेस्ट सीरीज वगैरह जो ज्वाइन करते हैं उसमें वो लोग पूरा वेल रिसर्च करके कुछ उसी टॉपिक पे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मान लीजिए फंडामेंटल राइट पे पीवाईक्यू आया हुआ है, तो वो लोग कोचिंग वाले फंडामेंटल राइट पे ही एक दूसरा क्वेश्चन बना देंगे जो उसका एक एक्सटेंशन होगा। तो पीवाईक्यू तो करना ही, प्लस साथ में कुछ कुछ टेस्ट पेपर भी लगाने अलग से, ताकि आपके कंटेंट में एडिशन होता रहे, ठीक है ना? बाकी पीवाईक्यूज आप जितना करेंगे, जितना उनको इंटरलाइज करेंगे, उतना ही आपके लिए बढ़िया है। मतलब सर किसी एक कोचिंग का अगर हम ले लेते हैं सर टेस्ट, तो मतलब उसको करना ही काफी होगा पीवाईक्यू के हाँ, साथ में? आप कहीं भी, आपको जैसे फॉर एग्जांपल फ्री यूपीएससी मटेरियल्स डॉट org करके प्लेटफॉर्म जहाँ पे सारी कोचिंग का टेस्ट सीरीज आपको पढ़ा मिल जाएगा, ठीक है? तो वहां पे आप जाके आप किसी भी कोचिंग का आप ले लीजिए टेस्ट सीरीज और आप लिखिए, वहां पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको इवेल्युएशन करवाना तो किसी एक कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिए जो आपके हिसाब से ठीक है, और फिर उसके आप क्वेश्चन पेपर लिख सकते हैं। बाकी पीवाईक्यूज को करिए, उसको स्किप मत करिए, और उसमें जो एडिशन हो रहा है वो अपने नोट्स में ऐड करिए। जी सर, वो तो मैं कर रही हूँ, साथ में जितना मैं पढ़ती जा रही हूँ सर उसके साथ ही मैं करती जा रही हूँ उनको। हाँ 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 हाँ, वो सही है। टॉपिक वाइज आपने एक टॉपिक पढ़ा तो पीवाईक्यू देख लीजिए और उसको कर लीजिए, सही है। ओके सर, थैंक यू सर। विकास सिंह, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो सर। हेलो। जी सर, मैं 25 में देना चाहती हूँ यूपीएससी। ओके। और मेरे साथ है क्या कि इससे पहले मैं सोची नहीं थी यूपीएससी के लिए, लेकिन माइंड में ये था कि मुझे यूपीएससी देना है, लेकिन मेरा कंडीशन कुछ इस तरह से हो गया था कि साथ मैं छोड़ दी थी और मैं पढ़ाने का काम करने लगी थी, और मैं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने का काम करती हूँ और फिर और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का काम करने लगी। फाइनेंशियल इशू आ गया था तो मैं छोड़ दी। और हाँ, उसके बाद मेरा जैसे कि पीटी मेंस, ये सारे क्वेश्चंस मेरे पास सही है कि पीटी का क्या करना है। पीटी में अगर 25 में दे रही तो मुझे ये लग रहा है कि मैं पीटी पास कर जा रही हूँ अब भी। और फिर मेंस का भी मेरा क्वेश्चन जिसे जितना यूपीएससी अभी तक पूछी है वो भी मेरा सही है कि हाँ इसका ये जो भी है, लेकिन मेरे पास कोई नोट्स नहीं है और मुझे 25 में यूपीएससी क्रैक करना है। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो आप ये बोल रहे हैं कि आपका भी ऐसा नॉलेज है कि आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं हाँ अभी, राइट? हाँ हाँ। करना सकते हैं तो, राइट ना? तो वो आपने कहाँ से पढ़ा है वो चीजें? कहीं से तो पढ़ी होंगी आपने ना? जी मैं टाइम जब मिलता था मुझे तो मैं खुद कोई ऑनलाइन या कोई कोचिंग वगैरह ठीक या है। जैसे छोटे लेवल का कोचिंग होता है ना, उस तरह हाँ से हाँ हाँ। उनसे मैं जुड़ी रहती थी सर से। तो और उसके बाद मेरा मतलब एनालिसिस जो होता है ना वो मेरा ठीक ठाक था, तो मैं खुद से अपना एफर्ट ओके। लगाती रही। हाँ। तो आई थिंक दैट इज गुड थिंग। सबसे पहले क्योंकि अगर आप कई होते हैं कि जैसे अगर खुद के नोट्स भी नहीं है तो भी आप इधर उधर से पढ़ के रखते हैं और चीजें, और आप क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं, तो अगर वैसा है तो बढ़िया है। बट क्योंकि मेंस आपको, क्योंकि मेंस उसके बाद में आ जाता है, तो उसके लिए आपको नोट्स तो चाहिए होंगे, है ना? मेंस में कुछ ऐसी चीजें जैसे एथिक्स हो गया, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, ऐसी चीजें जो कि प्रीलिम्स वाले में नहीं पूछते, तो उसके लिए आपको नोट्स चाहिए होंगे। और क्योंकि आपको 25 में देना है तो आप अभी से आप बना सकते हैं नोट्स, क्योंकि टाइम है ना अभी तो आपको, राइट? अगले 3-4 महीने में आपका जो भी नोट जो आपको लगता है कि आपको बनाने चाहिए, जैसे कुछ चीजें आपके माइंड में ऑलरेडी है इतना प्रैक्टिस के साथ में, तो वो आप फ्लो में रहेंगे तो उसका नोट्स नहीं चाहिए होगा। बट कुछ चीजें जो एकदम नई चीज होंगी आपके लिए ना, तो उसके लिए नोट्स बना लीजिए। जैसे एथिक्स है तो उसका प्रैक्टिस नहीं होगा आपका, राइट? तो एथिक्स का पूरा शुरुआत से पढ़ेंगे, है ना? तो ऐसे आप जीएस का 1 2 3 4 का सिलेबस उठाइए, उसमें देखिए आपको कि कौन से टॉपिक्स हैं जो आपने अभी तक नहीं करे हैं, जो मेंस में स्पेसिफिकली हैं, उनके रिलेटेड आप खुद से नोट्स बनाइए कहीं से, या कोई कोचिंग का मटेरियल लेके उसमें ऐड कर लीजिए, ठीक है? उसको अपना नोट्स, और साथ में जो आपको प्रीलिम्स वाला जो नॉलेज है वो तो आप क्योंकि प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका वो कहीं जाएगा नहीं इधर उधर, वो आपके पास ही रहेगा ना, प्रैक्टिस से आपको और याद होता जाएगा। तो वो आप वैसे प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना? और जो नया नोट्स बना रहे हैं वो ऐड करते जाइए। हाँ, और मेरे माइंड में ये आ जाता है ना कि मेरा तो सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग मेरा एज मतलब ज्यादा हो रहा है, तो ये मेरे लिए ना कभी ना नेगेटिव पॉइंट्स मेरे लिए कभी कभी दिमाग में आता है कि वहाँ तो बहुत कम एज वाले बच्चे होते हैं और मैं तो इतना हूँ। ये नहीं आना चाहिए ना मेरे दिमाग में। नहीं नहीं नहीं, 1% ही ऐसा मत सोचिए बिल्कुल भी। इनफैक्ट अगर आप साथ में जॉब भी कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, एज का बिल्कुल मत सोचिए, है ना?
कि मेरा एज ज्यादा तो कौन क्या सोचेंगे। इनफैक्ट वो सारी चीजें कंसिडर करते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप बिल्कुल इक्वली आपको चांस मिलेगा वहां पे फाइट करने का। आप बिल्कुल अपने मन में ये मत सोचिए कि अगर मेरा एज ज्यादा है तो वो नेगेटिव सोचेंगे या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। अगर इसमें बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर मैं मेंस अच्छा करती हूँ, मेंस अच्छा लिखती हूँ, तो वही फाइट तो वहीं पे है। अगर मैं वहां अच्छा कर जा रही हूँ बिल्कुल तो फिर बिल्कुल तो मेरा बिल्कुल बिल्कुल अब वहां पे बिल्कुल, अब मेंस के टाइम पे थोड़ी पता लगेगा किसी को ना। वहां तो आप जैसा आप लिखेंगे उसी हिसाब से मार्क्स आएगा ना। तो आप बिल्कुल उसमें टेंशन मत लीजिए, जैसा आप परफॉर्म करेंगे उसी अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेगा। थैंक यू सर। ज्योति। गुड हाँ इवनिंग ज्योति। सर। गुड इवनिंग। सर मैं 2025 में देने वाला एग्जाम मेरा। तो सर इकोनॉमी के लिए क्या करना होगा, क्योंकि इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह की बुक आती है ना, वो बहुत लेंथी, तो समझ में नहीं आती उसमें कुछ भी। इकोनॉमी में रमेश सिंह करना भी नहीं है, मतलब मैंने तो नहीं किया अभी तक रमेश सिंह का। और इकोनॉमी का मेरा ठीक है, मेरे को पहले नॉलेज नहीं था। तो इकोनॉमिक्स मैंने क्या किया था कि यूट्यूब पे 2014 या 15 के मृणाल सर के लेक्चर पढ़े हुए हैं। यूट्यूब की एक वीडियो सीरीज है जिसमें उन्होंने हिंदी इंग्लिश में अच्छे से समझाया हुआ है, हिंदी में पूरा बोल के समझाया हुआ है। तो उसके वो 20-25 लेक्चर हैं। अगर आप यूट्यूब पे डालेंगे मृणाल सर इकोनॉमी वीडियोज 2015, तो वहां पे एक सीरीज आ जाएगी। आप उसमें आप वीडियो 1 से लेके 20 तक देखेंगे तो आपका सारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी वहां से आ जाएगा। उसके बाद आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने लग जाएंगे तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और उन्होंने क्वेश्चन के साथ समझा है, तो आई थिंक वहां से आप कर सकते ओके हैं। ओके सर, ये आईआर भी करना होगा क्या अलग से? आईआर, हाँ सर। आईआर तो आपको करना होगा तो जैसे करंट अफेयर में आता है ना, तो कोई भी एक कोचिंग का मैगजीन उठा लीजिए और उससे कर लीजिए आप आईआर। दैट वुड बी एनफ। विजन का आता तो सर विजन का दृष्टि के 360 लिए का उठा लीजिए। हाँ हाँ, दृष्टि का आता, सर। दृष्टि का उठा लीजिए बिल्कुल। हाँ हाँ, उठा लीजिए उसका, सही है। ओके सर, थैंक यू। वंशिका, जो आपका मेंस के रिगार्डिंग था, और कोई क्वेरी है नहीं तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ना मेरे को भी 2025 में अटेम्प्ट देना है, और अभी तक ना मेरा एक बार फर्स्ट रीडिंग फिनिश हो गया है और नोट मेकिंग भी हो गया है। बट उसके बाद ना मुझे डाउट आता है कि कहीं मेरा स्ट्रैटेजी ठीक नहीं जा रही है, या मैं ना सही से क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पा रही हूँ। ओके, तो आपने किसी से इवेलुएट करवाया या आप खुद से ही ये सोच रहे हो? खुद से। नहीं तो आप वही ना, आपने खुद से प्रेपरेशन कर लिया एक बार, प्रीलिम्स का कर लिया तो आप पेपर लगा के देखिए आपके कैसे मार्क्स आ रहे हैं, राइट। अगर आपके मार्क्स सही आ रहे हैं प्रीलिम्स में तो इसका मतलब आपका नॉलेज सही है ना। रही बात मेंस की, तो मेंस में आप अगर आपने खुद के हिसाब से अगर नोट्स बना लिए और प्रिपरेशन कर ली है तो 4-5 क्वेश्चन लिख के देखिए, है ना। लिख के उसके बाद में आप किसी इवेलुएटर को भेजिए, या कोई एस्पिरेंट है जिसने कुछ मेंस लिखा हुआ उसको भेजिए आप। तो वहां से आपको आइडिया देंगे कि आपका किस तरीके का आंसर आ रहा है, आपको क्या क्वालिटी है ना। या फिर आप क्या करिए, कोई भी टॉपर का कॉपी उठाइए, डाउनलोड कीजिए, उस पे जो क्वेश्चन है उसी का आप आंसर लिख के देखिए, और फिर उस टॉपर का आंसर देखिए, आप मैच कीजिए ऐसे 7-8 क्वेश्चन लिख के। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका कहाँ पे लैकिंग है, कहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट करना है। समझ रहे हो आप? तो उस तरीके से कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस।